तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। आज जो है बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत एक सेट है और सेट नंबर 7 जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है ये सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया है, तो हम लोग सेकेंड पार्ट का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से और हम लोग ले चलेंगे इसको 150 तक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी पर समकोण है और एक त्रिभुज है तो जिसके शीर्ष ए बी और सी की सम्मुख भुजाओं की लंबाई यू यूनिट, वी यूनिट एवं डब्ल्यू यूनिट है, तो कोण ए पर स्पर्श रेखा प्लस कोण बी पे स्पर्श रेखा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएं मेरे दोस्त, तो होगा क्या कि इसमें बोल रहा है समकोण जो है वो सी पर है। समकोण किस पे है? सी पे है। तो यहाँ सी दे देते हैं और यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। तब बोल रहा है कि शीर्ष ए बी सी के सामने वाली जो भुजा है ना, यू वी डब्ल्यू है। ए के सामने यू है, बी के सामने वी है और सी के सामने डब्ल्यू है। तो कहता है कोण ए पर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट यानी टेन थीटा। यानी आपसे पूछा जा रहा है टेन ए और कोण बी पर स्पर्श रेखा यानी टेन बी। बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन लैंग्वेज को लेके आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब तो आप बना ही दीजिएगा टेन ए पी बाई बी। तो ए के सामने परपेंडिकुलर यू हो जाएगा और बी कौन हो जाएगा? भी। और टेन बी पी बाई बी, तो इसके सामने पी हो गया भी यू। अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो यह आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर और नीचे यू भी आ जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर को बोला जा सकता है डब्लू का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा डब्लू का स्क्वायर बटे यू इंटू भी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें तीनों में से कोई सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि समान ऊंचाई के समांतर चतुर्भुज और आयत एक ही आधार के एक ही ओर अगर स्थित है तो समांतर चतुर्भुज और आयत की परिधियां क्रमशः L1 और L2 है, तो निम्न में से कौन सा सही है। अगर एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत अगर एक ही आधार पे स्थित रहेगा तो समांतर चतुर्भुज का जो परिधि होगा वो ज़्यादा होगा किससे? आयत से। जैसे अगर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएं, जैसे देखिए ये रहा पैरेललोग्राम, हमने एक आधार का नाम दे दिया ए बी। अब हम इसी पे क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं, आधार ए बी पर एक आयत। तो आप जानते हैं कि आयत का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का होगा। तो ये मान लीजिए सी है और ये डी है और ये प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। अगर ये वाला लेंथ थोड़ा देरी के लिए अगर आप मान लिया जाए एल मानते हैं, ठीक है, तो ये वाला लेंथ भी पूरा के पूरा एल हो जाएगा। और अब जानते हैं कि ये आयत है तो ये भी पूरा लेंथ एल हो जाएगा। ये तो खैर कर लीजिएगा। तो अगर ये परिधि की बात कर रहा है, परिमिति की बात कर रहा है, तो ये आयत का परिमिति जब आप निकालिएगा तो एल प्लस एल करिएगा। अगर ए बी एल है तो डी सी भी एल होगा। तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा? 2L। अब प्लस ये मान लिया जाए कि ये बी रहा होगा तो ये हो जाएगा 2B। तो इसका परिमिति हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन जब आप इसका परिमिति निकालने जाइएगा इसका, तो ये एल है तो ये भी एल होगा। 2L तक तो बात सही है। पैरेललोग्राम अगर इसका नाम हम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q, तो ए बी पी क्यू भी एक पैरेललोग्राम है। तो ये L है तो पी क्यू भी L होगा।
तो एल और एल 2l तक तो हो जाएगा। अब ये रही ए वाला साइड जोड़ना, और ये वाला साइड आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बी से तो बड़ा होगा, क्योंकि ये तो इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये कर्ण है, और कर्ण जो है बाकी दो भुजाओं से बड़ा होता है प्रत्येक से, तो ये बड़ा होगा, यानी ए क्यू और बी पी जो होगा बड़ा होगा, यानी पक्का है कि 2b से बड़ा होगा। तो 2l तक तो मैच ही कर रहा था, अब ये 2b से बड़ा होगा तो इसका जो परिमाप होगा वो भी बड़ा होगा। किससे? आयत से। यानी हमेशा, अच्छा L1 किसकी परिधि की बात कर रहा था? समांतर चतुर्भुज की, तो L1 बड़ा होगा किससे? L2 से। चलिए अगले सवाल। L1 छोटा है ना, परिधि की बात कर रहा था ना, समांतर चतुर्भुज और आयत, तो समांतर चतुर्भुज का परिमिति ज्यादा होगा आयत से, और समांतर चतुर्भुज का परिमिति को L1 से डिनोट किया जा रहा है, और आयत के परिमिति को पहले कौन आया है? समांतर चतुर्भुज, अब बाद में आया है आयत, तो आयत का L2 हो गया, तो यहाँ पे L1 बड़ा हो जाएगा किससे? उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो लिखा है कि L1 नहीं बराबर है 2L2 के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको करिए। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव आ गया है, लेकिन हम लोग को कैलकुलेटिव को भी ध्यान में रख करके चलना है। देखिए कह रहा है समीकरण, इसके जो समीकरण दिया हुआ है इसके मूलों का योग शून्य है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये शून्य है, तो मूलों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो पहले तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में देंगे। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना होगा जी बताइए? तो आप बोलेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका एलसीएम हो जाएगा, x प्लस ए कटेगा तो ऊपर जाएगा x प्लस बी, और ये x प्लस ए, और ये हो जाएगा 1/c। जब आप सोल्व करिएगा तो x और x कितना हो जाएगा? 2x a प्लस बी, और यहाँ अगर गुना करिएगा तो x², नज़दीक को नज़दीक से दूर को दूर से, तो ax प्लस bx प्लस ab बराबर 1/c आ गया। अब अगर आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab, और ये आ जाएगा कितना? 2cx प्लस ac। देखिए तो सही है, मल्टीप्लाई सही किए हैं। चलिए अब आप करिए क्या, x² ax है, x वाले को एक जगह कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? असम में x कॉमन भी ले लीजिए, तो ये प्लस बी माइनस 2c हो जाएगा इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब उधर क्या हो गया? 0। अब देखिए आपने बदल दिया ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में, क्योंकि जब तक हम उसको बदलेंगे नहीं बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको करना क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब सुनिए, अब इसमें बोल रहा है कि मूलों का योगफल शून्य है। मूलों का योगफल होता है माइनस b/a। मूलों का योगफल क्या होता है? यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो b के जगह ये काम करेगा, यानी a प्लस बी माइनस 2c। अब बटा a मैंने x² का कॉफिशिएंट, आई मूलों का योग ऑलरेडी क्या दे रखा है? शून्य, तो यहाँ से तो -0 में आ जाएगा, तो a प्लस बी माइनस 2c, तो यहाँ से आप a प्लस बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2c आ जाएगा। यहाँ तक आपने निकाल लिया। अच्छा c में तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ से c का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a प्लस b/2 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो c/a होता है, तो c के जगह कौन काम करेगा? ये पूरा काम करेगा, c मतलब कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अब बटा a माने 1, बस खाली c को हटा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो ए बी माइनस बी इंटू सी के जगह क्या रखें? a प्लस b/2, सी के जगह फिर से a प्लस b/2, या c इसमें कॉमन ले लेते ना तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे c कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपको आ जाएगा ए बी और c माइनस सी, अगर कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में a प्लस बी बच जाएगा।
अब आप सी के जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, ए प्लस बी बटा 2 इंटू ए प्लस बी। सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा जी, थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव हो गया है, कुछ क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ा भी जा सकता है अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 2ab और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो माइनस 2ab और बटा हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ से ई कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यानी माइनस कॉमन लेने से ए स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन लिए थे ना, एक मिनट, नहीं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो माइनस सी। देख लीजिएगा अगर माइनस प्लस कहीं नहीं मिस्टेक है तो आपका डी हो जाएगा, अदरवाइज सी होगा, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए पढ़ करके, क्या बोल रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 103 और 104, जिसमें 103 यहाँ है, 104 जो होगा अगले स्लाइड में होगा। एक घर में रहने वाले 6 व्यक्तियों की औसत आयु 23.5 वर्ष है। 6 व्यक्ति है जिसका औसत आयु 23.5 वर्ष है, और इनमें से बोला क्या जा रहा है, जिसमें बोल रहा है 3 बालिग है, तो जिसका औसत कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, तो बाकी बच गया 3, वो कौन है, नाबालिग है, तो उसमें बच्चे की आयु में अंतर समान है। अच्छा पहले उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो यहाँ से काट लीजिए, इजी हो जाएगा। तो 23.5 दूना 47, 47 में 42 घटाइएगा 5, यानी उसका जो औसत आ गया वो 5 साल आ गया। औसत यानी एवरेज पूछेगा तो कई साल हो जाएगा, तो कह रहा है 3 नाबालिग बच्चों की आयु में अंतर समान है, तो नाबालिग बच्चों की आयु का माध्य क्या होगा, तो माध्य तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा था नाबालिग बच्चों की आयु की माध्यिका बताइए क्या होगा, माध्यिका बताना है। अच्छा माध्य तो फिक्स है कि तीनों का माध्य वही रहेगा, और एक चीज और बोल रहा था आप याद करिए, अंतर समान है, तो इसमें 3 कंडीशन बन सकता है। देखिए अगर माध्य 5 है, अगर हम तीनों को बराबर बराबर ले लें, तीनों को बराबर बराबर ले लेंगे तब भी माध्य 5 हो जाएगा, ठीक है। और तीनों का अंतर भी समान है, जैसे यहाँ देखिएगा अंतर तो सेम है, 0 0 है। या ऐसा हो सकता है कि अंदर में तो आपको 5 ही रखना है माध्य, और बाकी को जोड़ करके 10 होना चाहिए, क्योंकि सभी को जोड़कर 15 होगा, क्योंकि 3 आदमी का औसत 5 है, तो योगफल 5 या 15 होगा, तो जोड़कर 15 आपको लाना है, लेकिन एगो तो फिक्स है कि 5 रहेगा बीच में, तो बाकी जोड़कर 10 लाना है। तो 10 कैसे कैसे ला सकते हैं, 5 5 10, और बोलिए 1 और 9 भी 10 होता है, और बोलिए अंतर समान नहीं है, 5 में गया 4 का, 4 का अंतर समान है, और बोलिए है 2 और 8 को ले लीजिए, तो 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ेगा तो 5 3 8, सही तो है। 3 7 नहीं होगा, 3 2 5, 3 5 7 भी, 3 2 5 5 2 7, लेकिन कुछ भी करिएगा ना तो एगो इससे कम रहेगा, एगो इससे ज़्यादा रहेगा। जब अरेंज करिएगा तो 5 बीच में पकड़ाएगा, और माध्यिका का मतलब होता है पहले अरेंज करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद में माध्यिका बताइए। तो आप किसी भी तरह से लिखिएगा तो ये 5 से एगो कम रहेगा, एगो ज़्यादा रहेगा, तो बीच में 5 ही आएगा, और 3 नंबर है, तो उसकी माध्यिका क्या हो जाएगा 5, यानी 5 वर्ष माध्यिका भी हो जाएगा, और माध्य भी कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, करिए। डायरेक्ट बहुत सारे रिजल्ट आपको याद रखनी है तो टाइम बचेगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते एग्जाम में, इसलिए टाइम बचाना है तो कुछ रिजल्ट को हमें क्या करना होगा याद। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम किए पिछले वाले, है ना, तो वो क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी टाइम ले रहा था। अब आप देखिए इसको, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और एसीबी के समद्विभाजक एम पर मिलते हैं।
तो अगर त्रिभुज ABC है और कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक कहाँ मिलता है, M पर मिलता है, तो आपसे पूछ रहा है BMC क्या होगा। तो ये तो पता ही है फार्मूला 90 प्लस एंगल A/2। लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जिनको फार्मूला नहीं पता होता है, तो उनको एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीका से वो आंसर सही करके आएंगे। आपको जो दिल करे एंगल मान लीजिए, जैसे आपको मन किया इसको हम 50 डिग्री माने, कोई मना नहीं किया है, 50 डिग्री मानिए, 0 डिग्री मानिए, माइनस मानिए, सब पर आंसर सही आएगा। अगर आप इसको मान लिया जाए कि अगर आप इसको 30 मान लेते हैं तो 30 हो गया, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो 100 और 60 160, तो ये वाला एंगल 20 बनेगा, तो 50 30 80, तो ये एंगल कितना 100 बनेगा, क्योंकि जोड़कर 180 होगा। अब BMC 100 आना चाहिए, तो 100 कौन सा ऑप्शन में आएगा, ये तो 100 है नहीं, यहाँ भी 100 नहीं आएगा क्योंकि 90 और 20 110 हो जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, A/2 करिएगा तो 10, 90 और 10 100। तो आप अगर फार्मूला भूल जाएंगे तो कुछ जो लॉजिक बताते हैं उस लॉजिक को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। अगर आप ये सब क्वेश्चन देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर ये सब को करने में आप समर्थ हैं तो फिर आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। px² + qx + r = 0 का एक मूल दूसरे का दुगना है। जैसे अगर मैं बात मूल की करूं, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा, तो एक दूसरे का दुगना है। अगर बीटा को हम x मान लें तो हमारा अल्फ़ा कितना हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल में ही है, अच्छा अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो आप करिए क्या, एक को अगर k मानते हैं तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि एक मूल दूसरे का क्या है, दुगना है। अब बोल रहा है कि कौन सा सही है, एक रिलेशन बताना है। तो आपको पता है फार्मूला तो दो ही को जानते हैं आप, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा, बस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A यानी Q/P माइनस Q/P, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A R/P। अब हम अल्फ़ा के जगह क्या रख सकते हैं 2k, बीटा के जगह k रख सकते हैं, तो यहाँ से 3k बराबर आ गया -Q/P। तो k आप निकालिएगा तो -Q/3p। आपने जब k निकाल लिया तो अब अगले बात को क्या करना है, यहाँ पे रखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 2k का स्क्वायर बराबर R/P। अच्छा, तो 2 इंटू k के जगह इसका स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा q का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9p² R/P। तो p से p को कट जाएगा ना, रिलेशन चाहिए, आ जाएगा रिलेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2q² बराबर 9pr आ जाएगा। है का वो ऑप्शन में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात को ध्यान से सुनिए। पढ़िए, कर चित्र में OP BOC को, OP कहाँ है, यहाँ है, और एंगल BOC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, और OQ जो है AOC को समद्विभाजित करता है। तो बीच में एंगल पूछ रहा है कि POQ कितना बनेगा, 90 बनेगा। कहिए नहीं याद रहा, तो नहीं याद रहेगा तो आप करिए क्या, नहीं मानना क्या है, इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, ये बाई होगा तो ये भी बाई होगा, क्योंकि बराबर है। और चारों एंगल का सम कितना होगा 180। तो यहाँ से 2x + 2y बराबर 180। तो यहाँ से x + y 90 निकालिएगा या नहीं निकालिएगा, तो यही ना एंगल पूछ रहा था, x + y यानी कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्पीड आएगा, और बिना प्रैक्टिस सेट के आज तक कोई नौकरी लिया नहीं है। चाहे आप कितना ही फाउंडेशन क्यों ना पढ़ ले, जब आप सेट में आते हैं तो आपको पहली बार पता चलता है कि अरे अभी हम में इतना कमी है, हमको तो भ्रम हो गया था कि हम अब सब कुछ जान गए हैं। लेकिन जैसे ही आप सेट आते हैं, सेट बनाते हैं, तब आपको पहली बार पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। इसीलिए फाउंडेशन करने के बाद पूरा प्रैक्टिस करिए सेट के साथ,
बार बार बनाइए, इससे आपका स्पीड, एक्यूरेसी सब आएगा। देखिए ये सवाल को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है कि संलग्न चित्र में एडजेसेंट फिगर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, नहीं दिया हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ, जबकि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या आर है। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। त्रिभुज एबीसी के न्यून कोणों में से एक किसके बराबर होगा? अब थोड़ा सा सेंस भी लगाया करिए, क्वेश्चन है, आपको पता है कि एगो तो 90 होगा ही होगा, और करा एबीसी के न्यून कोणों में कोई एगो पूछ रहा है। तो अगर न्यून कोण की ये बात कर रहा है तो ज़्यादातर संभावना ये होता है कि वो बराबर रहेगा, तभी आपसे कहेगा प्रत्येक में से कोई एगो बताइए, तो 45-45 हो जाएगा। ज़्यादातर 99.99% चांस है कि वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि वो सवाल इस तरह से पूछ रहा है कि दोनों में से कोई एगो बताइए। तो कहेगा ऐसा भी तो हो सकता है, 30 हो सकता है। तो अगर ये 30 होगा तो वो 60 होगा, तो फिर वहाँ पे बात दिक्कत होगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिल है, 30 भी दिल है, 60 भी दिल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक से अधिक भी ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत कर देगा। तो अगर टाइम कम है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको सोल्व करिए, देखिए कैसे होगा, समझिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालिएगा कैसे? तो आप कहिएगा वृत्त के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बहुत अच्छा जी, बराबर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, गुना कर दिया, नहीं गुना कर दिया हमने। तो यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से बी सी इंटू ए बी बराबर 2r स्क्वायर आ गया। अभी प्रोडक्ट के रूप में है तो इसको भी प्रोडक्ट के रूप में बना दीजिए। तो दो बराबर बराबर प्रोडक्ट में कैसे बनाइएगा? तो √2r इंटू √2r लिख सकते हैं, पक्का। यानी बी सी का वैल्यू कितना होना चाहिए? √2r। तो हमारा ए बी का भी वैल्यू कितना आना चाहिए? √2r। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल बहुत सारे हैं, इक्वेशन एक ही है, तो इसको हम कंपेयर ही कर सकते हैं। अब आप सुनिए, अभी जब दोनों साइड बराबर ही आ गया तो आपको तो पता ही है कि दो साइड बराबर होगा तो सामने का कोण भी बराबर होगा। आई 90 है तो 45-45 होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, अब ये वाला सवाल करके देखिए। पहले तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? बोल रहा है कि क्षैतिज तल पर अवस्थित समषष्ठभुज के शीर्ष का अवनमन कोण 75 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से समषष्ठभुज के केंद्र बिंदु पर 60 डिग्री है। तो समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, यही इंग्लिश है रहता तो वहाँ पे ये चीज़ लिखता, हालांकि लिखा है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कितना लोग पढ़ने पर ही समझ जाएंगे कि समषष्ठभुज कहीं दूर है और टावर उससे कहीं दूर है, और उसके बाद वो शीर्ष पर एंगल बना रहा होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि क्षैतिज तल पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित एक समषष्ठभुज के शीर्ष का अवनमन कोण, शीर्ष का अवनमन कोण, जब बात अवनमन कोण की आती है मतलब ऑब्जर्वर कहीं ऊपर होगा, तो उसका जो अवनमन कोण बनता है 75 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से समषष्ठभुज के केंद्र, यानी जो 75 मीटर जो टावर ऊंचा है ना, वो समषष्ठभुज के केंद्र में अवस्थित है। मतलब इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा वहाँ तो बाइलिंगुअल रहता है तो वहाँ से आप और क्लियर कर लेंगे, लेकिन समषष्ठभुज एक बनाइए और समषष्ठभुज के केंद्र में ही एक टावर खड़ा है। इस तरह से मैं फिगर आपको बनाता हूँ, देखता हूँ अगर इस तरह से फिगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। समषष्ठभुज का 3D में है जी, वो तो लगता है पंचभुज का है, षष्ठभुज का ये 1 2 3 4 5 ये वाला। ओ अच्छा, ये बुला रहा है हमको कि आप इशारा कर सकते हैं कि इसको, तो कहाँ आया कहाँ कोई? यहाँ से कुछ बात नहीं बनेगा। ओ अच्छा, हम समषष्ठभुज बना सकते हैं,
अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ, एक समषष्ठभुज बना लेता हूँ। तो ऐसा तो मैं अपने मन से भी बना लेता, सही बनाने ना। एक काम करिए, इसको हम हटा देते हैं और अपना मन से बना देते हैं। चलिए समझिएगा, एक समषष्ठभुज बनाता हूँ। तो अगर हम एक समषष्ठभुज बनाएं ऐसा, सम मतलब क्या होता है, बराबर, षष्ठ मतलब छः, भुज मतलब भुजा, जिसके छेवों भुजा आपस में बराबर हो उसको हम बोलते हैं समषष्ठभुज। समषष्ठभुज। अब ये केंद्र में क्या है, एक टावर खड़ा है इस तरह से। टावर की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। टावर की ऊंचाई 75 मीटर है। और ये बोल ये रखा है कि देखिए, क्षैतिज तल पर अवस्थित समषष्ठभुज के शीर्ष का अवनमन कोण, इसका मतलब ऑब्जर्वर कहीं यहाँ होगा, तो शीर्ष का जो अवनमन कोण होता है, मैंने शीर्ष को देखता है यहाँ से ऐसे, क्षैतिज तल पर अवस्थित है, तो ये जो अवनमन कोण यहाँ बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो ये 60 है तो आपका ये भी 60 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात। और समषष्ठभुज है, ये जो टावर की हाइट है वो कितना दे रखा है, 75 मीटर, सही है ना। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं 90 है, 60 है, तो ये तो 30 हो जाएगा। तो 60 के सामने 75, तो 30 के सामने √3 से भागा, यानी 25 √3। दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप 10 भी लगा सकते हैं। ऐसे आपको एक रेशियो याद रखना है, 30 60 90 का 1 √3 और 2 का। तो 30 से 60 जाना रहेगा तो √3 से गुना, और 60 से 30 आना रहेगा तो √3 से भागा। तो 60 के सामने दे रखा है, 30 के सामने पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, √3 से भाग देना है। तो √3 से भाग दीजिएगा, है ना, तो ये 25 √3 आ जाएगा, रेशनलाइज करिएगा तो। अब एक बात बताइए, खासकर समषष्ठभुज में बात ये होता है कि अंदर में 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है, समझ रहे हैं, और प्रत्येक का जो एंगल होगा वो 60-60 डिग्री होता है। यानी अंदर में ये सब, ये भी समबाहु बनेगा, ये भी समबाहु बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, सब बनेगा इस तरह से। तो आपको इतना फिगर नहीं बनाना है। तो अगर ये भुजा 25 √3 है तो आपका ये भी भुजा कितना हो जाएगा, 25 √3। अब पूछ भी यही रहा है, समषष्ठभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, तो वो हो जाएगा 25 √3, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गुना 6 नहीं करते, गुना इसमें 6 कैसे करेंगे, तो भुजा है ना, परिमिति पूछेगा था ना, 6 से गुना करिएगा। हाँ, इसका क्षेत्रफल कहेगा तो एगो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद 6 से गुना करते, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करते, और उसमें 6 से गुना करते तो पूरे समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकल जाता। हाँ, बहुत सुंदर। आइए अगले सवाल को करिए, 110 नंबर सवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। पढ़िए इसको, क्या बोला जा रहा है। यदि समीकरण इतना के दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान का मतलब क्या हुआ, हाँ, एक अगर अल्फा मानते हैं तो हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो -b/, यानी कि x का कोफिशिएंट। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 अल्फा बराबर p, यानी अल्फा बराबर p/2। तो आपने क्या निकाल लिया ये बताइए, अल्फा बीटा निकालने का मतलब है कि आपने x का वैल्यू निकाल लिया, वही तो जीरोज होता है ना, वही तो शून्य कहलाता है, वही तो सॉल्यूशन कहलाता है। यानी आपने x का वैल्यू निकाल लिया, और ये x का वैल्यू को जब उसमें हम रखेंगे x के जगह, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब 0 के बराबर होगा, बस वही आपका रिलेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ करिए क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ p/2 रखिए। तो यहाँ पे जब p/2 रखिएगा तो स्क्वायर करिएगा तो p²/4, और यहाँ पे x के जगह p/2 रखिएगा तो p²/2, और प्लस 8p - 15 बराबर 0। कहाँ जी, x का मान रखे ना p/2, तो p गुना p, p²/2। हाँ, तो 50 पैसा में अगर 25 पैसा घटाएगा तो 25 पैसा बचेगा, नहीं 25 पैसा में 50 पैसा। दिक्कत हो रहा होगा तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, तो 2p² में आप कर लीजिए 1p², तो -p²/4,
अब प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0, 4 से सबको गुना कर दीजिए और माइनस से भी कर दीजिए, तो हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस 4 से करिएगा तो माइनस 32p और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60। अब इसको तोड़िए, 60 को 2 टुकड़ा बनाइए जिससे माइनस 32 आ जाए, तो 30 और 2 से, तो यहाँ पे तो टूट गया बड़े आसानी से। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप और अच्छा से क्लियर कर लें। लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस 32p और प्लस 60। तो इसको तोड़ना है कैसे, तो आपने कहा सर ये माइनस 30 और माइनस 2 से टूट जाएगा, माइनस 30 उधर जाएगा, प्लस 30 माइनस 2 उधर जाकर, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग दीजिएगा तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ 2 रहता था 2 से भाग देते, यानी p का वैल्यू जो हो जाएगा 2 या 30 हो जाएगा। तो 2 या 30 तो कोई है नहीं, तो आपको डी मारना है। फिर आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि गलत। अगर आप p के जगह 2 रखिएगा ना और इसको सोल्व करिएगा तो दोनों मूल समान आएगा, दैट मीन्स d बराबर 0 आएगा। जैसे हम 2 रख के देख लेते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर ना, p के जगह 2 रखिए तो ये 2x, यहाँ भी p के जगह 2 रखिए तो 16 में 15 जाएगा। आप गौर से देखिए तो इससे सोल्व करिएगा तो x बराबर 1 आया कि नहीं, 1,1 आया कि नहीं, दोनों मूल समान आया कि नहीं आया, या इसका d निकालिएगा तो 0 आएगा। आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, इसका मतलब ये होता है। दूसरा उपाय था कि क्या सर अगर नहीं बनाने के लिए आएगा तो क्या नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं बाई ऑप्शन। p के जो वैल्यू है जो ऑप्शन में दे रखा है, आप उस ऑप्शन को क्या करिए क्वेश्चन में रखिए और देखिए d बराबर 0 जो आएगा वही ऑप्शन मेरा सही है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगले सवाल, इसको पढ़िए। लिखा हुआ निम्नलिखित बंटन का माध्य बताइए। तो माध्य तो सिंपल होता है, इसमें x निकालना होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ और x का। x कैसे निकालिएगा, बीच वाले वैल्यू को x बोलते हैं, तो इससे x निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा 5, इसमें x निकालिएगा तो 15 और साही 25, ऐसे x निकालिएगा तो 35। माध्य का मतलब सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ एक्स गुना करके जोड़ना पड़ेगा, 5 दूना 10 प्लस 15 8 120 प्लस 25 तिया 75 750, 35 गुना 12 350 70 420, सही है ना, 45 तिया 135 बटा जितना है उतना से डिवाइड, मतलब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो कितना है 12 3 15 30 45 10 55, सही है, 8 2 10 30 10 40 और 15 55। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा सॉल्व करिएगा तो, हाँ जोड़ना तो पड़ेगा, तो 5 फिर 13 और नहीं 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13, बाकी 1 फिर 1 4 1 5 और 7 12 और 1 13 1 14, 5 से 11 बार में, अब 5 से करिए 14 या 2870 यानी 287, इससे भाग दीजिएगा ना, 10 से अगर 10 से भाग देते 11 से भाग दे रहे हैं कितना आ जाएगा जी, कम जाएगा ना, 11 दूना 22, बच गया कितना 6, 11 छक 66, 26 पॉइंट समथिंग, सी ऑप्शन। बात समझे। चलिए इसको करिए, बोला जा रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी है, बीसी एसी एबी द्वारा कटे हुए चापों पर क्रमशः पी क्यू आर एंगल बनाता है, तब पी प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर होगा। एक वृत्त है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ये रहा वृत्त प्यारा सा। अगर आप एक वृत्त बना लेते हैं, मैंने क्या किया, चलिए इसको अब सीखिएगा।
तो हमने एक वृत्त बना लिया, तो वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज एबीसी है। वृत्त के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलिए। एक त्रिभुज है एबीसी, वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी है, बीसी एसी और एबी पर काटे हुए। चलिए हम एक त्रिभुज बना ही लेते हैं इसमें, ठीक है। इसके अंतर्गत त्रिभुज तो बन गया। अब बताइएगा, तो मान लिया जाए कि एबीसी एक त्रिभुज है। अब बोल रहा है कि बीसी कहाँ है, यहाँ है। एसी और एबी पर काटे हुए चाप पर क्रमशः पी क्यू आर बने हुए एंगल। तब बीसी पर क्या बना हुआ है, पी, और एसी पे क्या बना हुआ है, क्यू, और एबी पे क्या बना हुआ है, आर। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि एंगल पी है ना, एंगल पी यही ना है, फिर एंगल क्यू, एंगल आर, ये पूछा जा रहा है क्या होगा, ये सब एंगल। चूंकि इस आर्क पर बनेगा, तो देखिए ये चाप अगर है तो ये जीवा लेंगे ना, तो यहां से इसको ज्वाइन करेंगे बी और सी से। मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि यही चाप यही आर्क एंगल बनाना है, तो जो जीवा है उसके इंड पॉइंट से ही इसको ज्वाइन करेंगे। और ये सब एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये सब एंगल बताइए क्या होगा। हाँ, तो ये सब एंगल देखिए, बहुत सारे रिजल्ट को मैंने क्या बोला था, याद रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब है कि इसमें बनाना पड़ता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अपोजिट एंगल का सम 180 करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप ज्वाइन करिएगा, सबको जोड़िएगा, तब जाके रिजल्ट कुछ बनेगा। जैसे अगर हमें पी चाहिए तो आप कर क्या सकते हैं, ऐसा काम तो कर सकते हैं कि इससे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या हम क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहिए, जिससे हम इसको क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, तो ए क्यू सी पी ये सब कहाँ स्थित है, ए क्यू सी पी ये सब कहाँ है, ये सब जो है वृत्त पर है। और जब शीर्ष वृत्त पर होता है तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साइक्लिक, जिसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये सब चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें वो क्यू रहेगा और इसका नाम 1 दे दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू और एंगल 1 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बोल सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से इधर भी तो चक्रीय बना रहा होगा, तो यहाँ से इसका नाम 2 दे दीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल आर प्लस एंगल 2 ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 1 और 2 मिल के पूरा एंगल पी बनाएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर ही तो पूछ रहा था, ये कितना डिग्री के बराबर आ गया, 360 डिग्री। हालांकि बन गया बहुत आसानी से, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं। देखिए कितना इसका आसान सॉल्यूशन है, तो हम छोड़े क्यों, समझेंगे। तो 360 डिग्री यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए, बहुत ज़बरदस्त सवालों में से ये सवाल है, और ये सीजीएल मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है। करिए इसको। क्या बोल रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है और एम इसका मध्य बिंदु है। एम जो है इसका क्या है, मध्य बिंदु है। एम एम बी और ए बी को व्यास मानकर, एम एम बी और ए बी को व्यास मान करके खींचा गया है अर्धवृत्त, और एक वृत्त है जो कि ये तीनों वृत्त को स्पर्श करता है। तो ये आर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए एक बार मैं बता देता हूं कि कैसे होता है, समझना जरूरी है, लेकिन आप इसका रिजल्ट याद रख लीजिएगा। यानी अगर ये त्रिज्या पूछेगा तो ये पूरा ए बी का छठा हिस्सा होता है, ए बी बटा 6। तो आपको ये रिजल्ट याद रखनी है, ठीक है। लेकिन आप बनाने के लिए भी सीखिए। कई बार क्या करता है, कुछ छेड़छाड़ देता है लैंग्वेज को,
तो आइए समझिए, हम करते क्या हैं, इसको आर मान लेते हैं तो ये भी आर होगा, ये तब सब तो बराबर है ना है, तो ये पूरा ए बी कितना हो जाएगा 4r। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये वाला लेंथ कितना होगा, बहुत अच्छा जी, ये भी आर हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि पीओ का लेंथ बताइए कितना होगा, कौन आर होगा, छोटी आर या बड़ी आर, छोटी आर होगा, बहुत अच्छा, क्योंकि केंद्र से दूरी है सर्कल का, तो ये छोटी आर हो जाएगा। अभी रुकिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ये जो आप यहां से लेकर यहां तक सीधे देख रहे हैं ना, ये जो सीधे देख रहे हैं, ये जो अर्धवृत्त देख रहे हैं बड़का, उसका त्रिज्या है, और अर्धवृत्त का त्रिज्या आपने क्या मान रखा है 2r, तो ये पूरा 2r होगा, जिसमें से r निकाल लीजिएगा, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, नहीं 2r माइनस r होगा ना, 2r कैपिटल वाला r है, ये नहीं कि 2r माइनस r कर देंगे। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ तो 90 डिग्री बनना तय है, अब आप गौर से देखिएगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, तो इससे जरूर आप स्मॉल r का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी r प्लस r का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 2r माइनस r का होल स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर। सॉल्व करिए, या आप ऐसे करिए, उसको इधर ले आइए, तो ये इधर ले आइएगा तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, चूँकि यहाँ पे सेट का कैलकुलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, तो मैं इसको मिटा दिया, अब हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे, आप समझिएगा। इधर आएगा तो एक बार जोड़ेंगे तो 2r और 1r मिलकर कितना आ जाएगा 3r, और जोड़ेंगे तो r कट जाएगा, फिर घटाइएगा, जैसे ही घटाइएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो r तो 2r हो जाएगा, i हो जाएगा माइनस r। मेरी बात को समझे, तो डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, और ये बराबर हो गया कैपिटल r² के। अब सोल्व करिए, तो 3 दूना 6r, अब माइनस 3r², उधर जाके प्लस 3r², तो हो जाएगा 4r²। तो यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 2r² बाई 3r, तो 2/3r, लेकिन हमको ऑप्शन में दे रहा है ए बी के फॉर्मेट में, तो ए बी लाने के लिए मुझे ए बी पूरा लेंथ कितना है 4r, तो ऊपर 4r क्या बना सकते हैं हम, हाँ ऊपर 2 से अगर मल्टीप्लाई या नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 4r, आप 4r को क्या बोल सकते हैं ए बी बटा 6। तो बहुत जल्दी आप लोग को शॉर्टकट निकाल दिए हैं, अदरवाइज इसको बनाइएगा तो पेज एक आध पेज लग जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल को करिए। बोल रहा है इतना को में से क्या घटाया जाए, इसमें क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त बहुपद इतना से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x² माइनस x माइनस 2 से अगर उसको आप डिवाइड करिएगा, x³ माइनस 4x² माइनस 14, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, समझिए। तो डिवाइड करिएगा तो x बार में लगाइएगा, पहला टर्म कटना चाहिए, तो हो जाएगा x³ माइनस x² और माइनस 2x, साइन बदल जाएगा ना, ये कट जाएगा तो माइनस 3x² और माइनस 4x माइनस 14, पहला टर्म कटना चाहिए तो माइनस 3 बार में लगाइएगा, तो माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस माइनस प्लस 6, साइन बदलेगा सबका, सबका साइन बदल जाएगा घटाने से, तो ये कितना आ जाएगा जी माइनस 7x, सही बात है, माइनस 20। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, है ना, कि रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो आप इसमें क्या घटाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो कटेगा। सही डिवाइड किए हैं ना हम, देख लिया ना एक बार सही से, ठीक है। रिमाइंडर को 0 करना है तो हमारा जो रिमाइंडर है उसी को घटा देंगे, जैसे रिमाइंडर बच रहा है, अगर इतना कम होता तो आई रिमाइंडर नहीं बचता, तो 0 हो गया होता, तो हमारा ये हो जाएगा। अब ये नहीं ऑप्शन में है, अगर मैं सही डिवाइड किया हूँ तो आपका डी हो जाएगा,
अदरवाइज डिवाइड में कहीं गलती होगा तो इधर हो सकता है, ऐसे देखना है तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, एक्स बार में अगर आप लगाएं तो एक्स क्यूब माइनस, पहले क्वेश्चन सही उतारे हैं ना, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14, क्या घटा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से कट जाएगा। तो एक्स बार में लगाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, चिन्ह बदल गया सबका। तो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 14, माइनस 3 बार में लगाएं तो माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस 3x और प्लस 6, चिन्ह बदल जाएगा सबका, ये कट जाएगा, माइनस 7x, यही सही है। सी दे रहा है तो सी कैसे आएगा? देखिए इसका प्रोसेस यही होता है ना, इसका यही प्रोसेस होता है, भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बच रहा है वो वाला हो जाएगा। ऊपर कहीं देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस इसका यही है। नहीं, क्या घटाया जाए ये ना बोल रहा है, तो अगर क्या घटाया जाए, तो मैंने कहा इसमें के घटाया जाए, आप ऐसा समझ लीजिए। अगर के घट जाएगा तो आप इसको सोल्व करिए, तो सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, -2 से कैसे आएगा, -2x और प्लस एक्स, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 और 1 से टूट रहा है ना, तो 2 -1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप 2 रख लीजिए, तो 2 अगर रखते हैं तो 2 का क्यू 8, ठीक, और माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, नहीं 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 4 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, -12 -14 माइनस के बराबर 0, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो 16 14 और 12 कितना होता है, 26, 26 और 16 26 और 16 42, सही है ना। अब 42 में 8 घटाइए, -34, तो के बराबर 34 आ गया, के बराबर 34 आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया, 34 आ गया, यानी 34 घटाइएगा तो हो जाएगा। अब 34 कौन सा ऑप्शन में आएगा, देखिए अगर आप x के जगह 2 रखते हैं तो 7 दूना 14, तो -14 -20, यहाँ तो आ रहा है -34, लेकिन कोई ऑप्शन आपका है जो कि -34 देगा, कहाँ से देगा, x -4 कैसे दे देगा 34, क्योंकि 34 घटाने से हमने जो बनाया है, मेरा आंसर आ रहा है -7x -20, इतना घटाएंगे तो कट जाएगा। हमने ट्रिक भी लगाया, रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई किया, यानी 34 घटाने से, अब 34 हमने नंबर माना था, तो 34 घटाने से ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 34 कौन ऑप्शन में आएगा, x के जगह आप हम 2 रख के बना रहे हैं ना, तो 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 माइनस में और माइनस में 20, माइनस में 34 यहाँ आ रहा है, वहाँ तो -34 आ नहीं रहा है ना, तो इसमें ये होगा। हम 2 बार चेक किए इसीलिए। बहुत अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है, उसका अंतर 234 रुपया है, जबकि ब्याज वार्षिक दर जो है 10% है। तो राशि क्या है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज है, तब मान लिया जाए कि 2 साल के लिए अगर साधारण ब्याज रहा होगा, मूलधन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 100, तो 2 साल में 10 दूना 20%, तो 100 का 20% यानी जो साधारण ब्याज बनेगा वो हमारा 20 यूनिट बनेगा। कितना यूनिट बनेगा, 20 यूनिट। अब देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए लगाया गया है, लेकिन उस पर जो ब्याज लगेगा वो हर 6 महीना पर लगेगा, तो 2 बार ब्याज लगेगा। तो 1 साल में अगर 10% लग रहा है तो 6 महीना का ब्याज कितना होगा, 5% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, यानी हर एक आधा साल पे 5%। लेकिन 2 बार ना है, तो 2 बार है तो समझिए 2 साल का आपको एगो ट्रिक याद होगा, 2r + r स्क्वायर बटे 100, इतना होता है ब्याज, कै साल का, 2 साल का, या निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, या इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट डबल 10.25, हम तो इतना लिखते भी नहीं है। तो 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25 आया, 1 साल का आया है, 2 साल का, 2 6 महीना का ही ब्याज आया है इतना, साल तो एक ही है ना, 2 6 महीना, अलग बात है कि 2 बार हम यूज किए हैं ब्याज को।
तो ये 10.25 है और 2 साल का साधारण ब्याज मेरा 20 है, अंतर करिएगा तो कितना आएगा? तो 9.75 यूनिट की जो वैल्यू है, अंतर दे रखा है कितना? 234। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो 234 बटा 9.75, तो हमें तो 100 यूनिट का चाहिए ना, तो 100 यूनिट यानी मूलधन हमें 100 यूनिट माना था, तो 100 से इसको गुना करिएगा, तब पॉइंट वगैरह हटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, 25 से 9 36 3 39 बार में, 25 से ट्रिक है काटना, इसको 25 से भाग दीजिए 3 बार में, इसको 4 बार पढ़ जाइए, 9 36 3 39 बार में, और 25 से 4 बार में, 39 से ही पूरा कटेगा 6 बार में, तो 6 चौ 2400, यानी मूलधन क्या रहा होगा? 2400। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एग्जामिनर को भी पता है कि आप लोग कितना शॉर्ट सीखे हुए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन इस तरह से सेट करेगा कि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहेगा। जब तक आप गहराई से नहीं चीज़ों को समझेंगे, ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए समझिएगा। करा दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चारों वर्टेक्स अगर वृत्त पर है, इसका मतलब ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD के समांतर खींची गई है। CD के समांतर कौन है? AE। ABC 92 है, ABC 92 है, FAE 20 है, 20 है, तो BCD क्या होगा? BCD कहाँ है? BCD ये वाला एंगल। पहली बात तो है कि BA को बढ़ाया गया है, तो बढ़ल जैसा लग नहीं रहा है, इसको आप समझिएगा, इससे बढ़ाया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पूरा दे रखा है 20 डिग्री, ये पूरा कितना दे रखा है? इसको बनाइए F, थोड़ा फिगर भी तो अच्छा लगना चाहिए। अब आप सुनिए, गौर करिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं बोल रहे हैं, सुनवे नहीं करते हैं। अब ये लाइन यही तो पैरेलल दे रखा है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसको काट रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, हाँ या नहीं? तो ये 92 है, तो ये कितना हो जाएगा जी? 88, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कई डिग्री होता है? 180 डिग्री। अगर ये 88 है तो हमारा ये भी 88 होगा, तो 88 और 20 कितना हो गया जाकर के? 108। 180 होने में बच कितना रहा है? 72। तो हमारा ये जो एंगल आएगा 72 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 72 है तो सम्मुख कोणों का योग यहाँ भी 180, यानी ये 108 होगा। डायरेक्ट लगा सकते हैं, इधर जितना बनेगा ये पूरा इसके बराबर होता है, फार्मूला भी है, तो 108 डिग्री, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, इसको करिए। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक वर्ग की भुजा एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। एक वर्ग है और एक गोला है, तो मैं करता क्या हूं, एक वर्ग बना लेता हूं। ठीक, ये रहा एक वर्ग और एक गोला है, तो गोला में ये रहा गोला, ये है गोला। ठीक है, अब ये बोल क्या रखा है? बोल ये रखा है कि एक वर्ग है और एक गोला है, वर्ग की जो भुजा है गोले की त्रिज्या के बराबर है। अगर आप गोले की त्रिज्या r मानते हैं तो हमारा वर्ग की भुजा भी क्या होगा? r ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। यदि वर्ग के अपनी एक भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो इस तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S के क्षेत्रफल का जनन करता है, यानी कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका नाम S है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, तो बताइए A और S में कैसा रिलेशन होगा? एक बात बताइए, बेलन का क्या होता है डेफिनेशन? लंबवृत्तीय बेलन का डेफिनेशन क्या होता है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेलन बनता है कब?
जब आयत के एक भुजा को स्थिर मानकर उसके चारों ओर घुमाते हैं तो उससे एक बेलन बनता है। तो आयत कहिए या वर्ग करिए एक ही बात है, हर एक वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं। यानी वर्ग को अगर एक भुजा को आप स्थिर मान करके अगर आप घुमा रहे हैं तो उससे जो बनेगा सॉलिड वो बनेगा सिलेंडर, यानी बेलन बनता है। और बेलन के ये जो देख रहे हैं ना, ये त्रिज्या का काम करेगा और ये ऊंचाई जो होगा बेलन का वो यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो जब भी इस तरह से फिगर बनेगा तो बेलन का जो ऊंचाई होगा वो आर के बराबर होगा और त्रिज्या आर ही रहेगा। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये मत सोचेगा कि व्यास हो जाएगा, नहीं, इसको घुमा रहे हैं इस तरह से स्थिर मान करके ना। हाँ, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, तो त्रिज्या ही होगा। तो एस क्या हो जाएगा ये पहले बताइए। हाँ, एस हो जाएगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोला बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू 2 प्लस आर इंटू आर प्लस एच। तो आर प्लस एच के जगह भी आर लिख दिया, तो 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। और आपको पता है गोला का भी पृष्ठ क्षेत्रफल तो वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए और एस में कैसा रिलेशन है? बराबर का रिलेशन है। तो आप इसको ये नहीं समझेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सिलेंडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन करिए, पढ़िए। करा एक बेलनाकार डिब्बे की आंतरिक त्रिज्या इतना है, उसमें पर्याप्त पानी है, उसके भीतर एक गोलक डाल दिया गया है, पानी गोलक को ढक लेता है। अच्छा, तो गोलक डिब्बे में पूरी तरह से फिट बैठता है। तो गोलक रखने से पहले डिब्बे में पानी की गहराई कितनी थी? समझे क्वेश्चन का मतलब? करा एक बेलनाकार डिब्बा है, अगर एक बेलनाकार डिब्बा आप बनाते हैं, मान लिया जाए कि ये बेलनाकार डिब्बा है। ठीक है, तो आपने एक बेलनाकार डिब्बा बनाया और इसमें कुछ पानी रहा होगा पहले से, इसमें पहले से कुछ क्या रहा होगा? पानी रहा होगा। तो कह रहा है एक बेलनाकार डिब्बे की आंतरिक त्रिज्या है, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या दे रखा है वो कितना दे रखा है? 7/2 क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। उसमें पर्याप्त पानी है, जितना भी पानी हो सकता है पानी होगा। मान लीजिए कि यहाँ तक लेयर होगा पानी का यही लेयर होगा, हाँ या नहीं? ये पानी का लेयर होगा। लेकिन आपने इसमें क्या किया पता है? आपने इसमें क्या किया, एक गोला को इसमें डाल दिया। जैसे ही इसमें एक गोला को आपने डाला, अरे भाई, आपने एक गोला को इसमें डाला, आपने जैसे ही गोला को इसमें डाला तो क्या हुआ पता है? हाँ, अब हटा दो। तो पूरी तरह से फिट बैठ गया। तो फिट बैठ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का लेवल बढ़ेगा। माने इस तरह से आवेगा कि नहीं आवेगा? पानी इस तरह से आकर के बढ़ेगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि गोलक डिब्बे में पूरी तरह से फिट बैठता है, तो गोलक रखने से पहले डिब्बे में पानी की गहराई कितनी थी? ये वाला गहराई आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो गोला है, ये जो पानी का लेयर जो ऊपर बढ़ा है, पानी का जो लेयर ऊपर बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? यानी जितना ही पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना ही पानी क्या जाएगा? माने गोला का जो आयतन होगा बढ़े हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। और वो जो बढ़ेगा वो भी तो, कहने का मतलब है कि वही शेप लेके आगे बढ़ेगा। तो वो भी तो एक सिलेंड्रिकल, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखिएगा तो ये भी तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा ना जी आगे, और रेडियस तो उसका यही होगा। अलग बात है कि इसका हाइट चेंज रहेगा, तो ये आयतन बराबर होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू अगर करिएगा तो 7/2 का होल क्यू है ना। और ये बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आर कितना होगा बेलन का? आर तो उसका दोनों का सेम रहेगा, फिट बैठ रहा है मतलब रेडियस सेम है। तो पाई आर स्क्वायर एच
तो 7/2 का स्क्वायर इंटू एच डैश उसको मान लीजिए, तो ई से ही कट जाएगा, तो ये को कट जाएगा, ये को 7/2 बचेगा। तो इससे अगर आप सोल्व करिएगा तो कितना निकल जाएगा, एच डैश निकल जाएगा है। अच्छा आगे लिख लेते हैं 4/3 और क्या बचा 7/2, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14/3। यानी जो इसका हाइट बना है वो 14/3 बना है, ये हाइट। लेकिन ये हाइट आपसे नहीं पूछ रहा है, पहले कितना ऊंचाई का था वो वाला बढ़ा हुआ हाइट। हाँ, बढ़ा हुआ हाइट आया है 14/3। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग वाला हाइट आप कैसे निकालिएगा इसमें, जी बताइए। क्योंकि जब तक ये पूरा हाइट नहीं रहेगा, पूरा हाइट पता कैसे चलेगा, पूरा हाइट, पूरा अगर वॉल्यूम अगर निकालिएगा तो इसके लिए पूरा आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और पूरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए बढ़ा हुआ पानी का वॉल्यूम, बढ़ा हुआ पानी है और गोला का वॉल्यूम, समझ रहे हैं, पूरा जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके बराबर में रखना पड़ेगा, तब उससे जो है घटेगा, तब आएगा एच। थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाएगा, लेकिन आपसे ज़्यादातर यही पूछता है कि बढ़े हुए हाइट क्या होगा। ये जो पहले वाला जो हाइट है ना, ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ये सेट में दे दिया है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हाँ, पूरा वॉल्यूम को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम इसमें थोड़ा लग जाएगा बनाने में और क्वेश्चन बहुत है, तो इसको देख लीजिए बना करके। अगला क्वेश्चन, इसको करिए। करें एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 है और गुणनफल -4 है, तो वो समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, बताइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बताइए कितना है, -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो x² प्लस 2x और -4। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। 120 नंबर सवाल, इसको करिए। क्या बोल रहा है, मिनट की सुई 65 मिनट के अंतराल के बाद घंटे की सुई से आगे निकल जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आगे निकलने का जो सही टाइम होता है 65 सही 5/11 मिनट। मैंने बताया था, कभी कई बार चर्चा कर रहा हूँ, लगातार चर्चा कर रहा हूँ इस बात का, कि अगर मिनट की सुई, घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट में अगर पास कर रहा है, तब उस घड़ी को क्या माना जाएगा, सही घड़ी माना जाएगा, अदरवाइज वो घड़ी खराब है। लेकिन ये पार कर रहा है 65 मिनट में, तो 65 मिनट में अगर ये पार कर रहा है तो घड़ी फास्ट है या स्लो, फास्ट है। अगर कोई चक्कर कम ही टाइम में पूरा कर रहा है, इसका मतलब वो फास्ट है। तो पहली बात है कि पीछे वाला तो आंसर होगा नहीं, आगे आगे वाला ये दोनों हो सकता है ना, तो डी होगा। अब ये फास्ट जो है वो कितना है, तो डिफरेंस कर लीजिए। हम जानते हैं इतना मिनट में, और वो करा हम 65 मिनट में, तो डिफरेंस करेगा तो 5/11। तब 5/11 मिनट का जो फास्ट हो जाता है, 5/11 मिनट फास्ट होता है कै मिनट में, 65 मिनट में। हम उल्टा लिख दिए, 65 मिनट में कितना फास्ट होता है बताइए, 65 मिनट में 5/11 मिनट फास्ट हो जाता है। तो 1 मिनट में कितना होगा, जल्दी बताइए, यानी 1/143 हुआ ना। लेकिन हमको एक दिन है, एक दिन में कै घंटा होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और 24 घंटा मिनट बताइए कितना होता है, 1440। 60 से गुना करिएगा ना, तो आ जाएगा 1440/143। 10 बार में 1430 आ जाएगा, बच जाएगा 10। 10 सही 10/143 आगे होगा ना, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल को करिए। माध्य निकालना है, निकाल लीजिएगा इसको। माध्य निकालने के लिए अभी मैंने जो बताया था, सिग्मा fx बाई आंकड़ों का माध्य बताइए। x और f डायरेक्ट देल है, लेकिन गुना तो करना पड़ेगा। क्या करिएगा, गुना तो करबे करिएगा। इसको गुना करिए, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा का मतलब समेसन, जोड़। तो इसको गुना करके जोड़ना पड़ेगा। 14 दौड़ है 21 यानी 210। ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, बाकी 9, 18 × 2 = 36 और 9 = 45।
इसको करिए, 15 पचे 75, बाकी 7 15 तिया 45, 7 52, 45 दूना 90। इसको करिए 17 पचे 85, ये सब कर लीजिएगा। और बटा में क्या करिएगा, सिग्मा एफ यानी जोड़ दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा जी, 8 4 12, यानी आ जाएगा 32, 32 15 47 20 67, 67 और 17 84 1600। तो 100 से भाग देना तो आसान है। अगर आप इसको करिएगा, जोड़िएगा सबको, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 900 तक तो पहुँचिए ना गए हैं, थोड़ा सा और है, चल जाते हैं। 17 पचे 85, बाकी 8, और 17 पचे 85 और 8, अब रह गया इसको जोड़ने का, प्लस इसको जोड़िए 16 पचे 80, बाकी 8, 16 छक 96 और 8 102, जोड़िए 400 200 600 500 1100 और 1800 2900 और 10 3900, 100 वाला को जोड़ लिए, अब बिना 100 वाला को जोड़िए, 3900 याद रखिएगा। 50 10 60, 60 और 25, 60 25 85, 85 और 35 120, 120 20 140, यानी 4000, 4020 आया, 4060 आएगा, 4060 बटा 100, ये है, ये जोड़ लीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहना जोड़ने का भी, कई बार जोड़ने के लिए दे देता है और आपको टाइम खराब कर देता है। इसको करिए। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत सारे मेथड जानते हैं, हम स्टेप डेविएशन मेथड जानते हैं, डेविएशन मेथड जानते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड जानते हैं, लेकिन वो मेथड निकालने में भी तो आप टाइम ले रहे हैं, ये भी तो बात है। यही अगर हम 10 वाले को बताते तो हम ये इतना नहीं गुना कराते, वहाँ हम स्टेप डेविएशन तक चले जाते और कैलकुलेशन कम हो जाता। लेकिन हम हर बार जो है स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें टाइम तो लग रहा है ना, उसको भी तो ख्याल में रखना है हमें, इसलिए डायरेक्ट मेथड बेस्ट है, बस बाकी सब कुछ मत लगाइए। श्रेणी में कुल कितने टर्म हैं, ये एपी है, और एपी का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन एन निकालने का मैं सूत्र दे देता हूँ, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस जोड़ 1, ये डायरेक्ट करिएगा। ए एन बराबर होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी से निकाले हैं। तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 6, सही है, देखिए तो 7 दूना 14 7 चौ 28 यानी 25, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़े, करिए इसको। पढ़िए, बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, बारहवां पद 70 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। पहला पद पूछ रहा है। एक बात बताइए, चौथा पद का मतलब a प्लस 3d, और बारहवां पद का मतलब a प्लस 11d। प्रथम पद यानी a पूछ रहा है, a पूछ रहा है मैंने d को हटाइए, तो d को हटाने का क्या होता है, ऊपर 11 से और नीचे 3 से, सही है ना। ऐसा करने से क्या होगा, d कट जाएगा, तो 11a में 3a गया, 8 है, 14 गए हैं 154 में से 210 घटाइए, बस जल्दी बोलिए, 56 माइनस में ना, 8 7 56, यानी पहला टर्म -7 आ जाएगा, देख लीजिएगा डी होगा। चलिए इसको करिए। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी करिए। तो 4 संख्याओं में अनुपात ये है और उनका मसद 3 है, तो उनका लसक क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मसद 3 है और यहाँ मसा निकालिए, 10 12 15 18 का मसा 1 आएगा, कोई कॉमन नहीं है ना, तब मसा का तुलना मसा से निकालना है लसा। तो 10 12 15 और 18 का लसा निकालिए डायरेक्ट। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 18 का टेबल पढ़िए जो बाकी सबसे कट जाए, 180,
18 तिया 54, 540। इसको करिए। तीन अलग अलग संख्याओं का लसा 120 है और उनमें से कौन सी संख्या उन संख्या का मासा नहीं होती है। याद क्या रखना है कि लसा मासा से 110% कटेगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका लसा निकालिए, मासा निकालिए, तो मासा से लसा कटेगा, यानी मासा के मल्टीपल में लसा जाएगा, याद रखिएगा। तो मासा से कटना चाहिए। जैसे मासा 120 बता रहा है तो कौन सा लसा 120 बता रहा था, कौन मासा नहीं हो सकता, वही नहीं होगा जो 120 को नहीं काटेगा। तो 120 को तो 8 भी काट रहा है, 12 भी काट रहा है, 24 भी काट रहा है, तो आपका डी होगा। डी में कुछ लिखल होगा, वहां छोड़ दिया है, तो याद रखना है। अगली बात क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे छोटी बनाइए इसको। कह रहा है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है। देखिए छोटा बड़ा की अगर पहचान करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 9 7 63, इसका वैल्यू 63 और उसका वैल्यू 42, तो हमें तो बड़ा वाला को छांटना है, समझ रहे हैं ना। बड़ा वाला को छांटना, छोटा वाले को रखना है। ये देखिए इसका वैल्यू 7 5 35, इसका वैल्यू 35, तो उसका वैल्यू 36, तो हमें बड़ा वाला को छांटना है, क्योंकि बड़ा वाला नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। अभी दोनों में कंपेयर करिए, 7 7 49, इसका वैल्यू 49 और उसका वैल्यू 45, तो ये तो बड़ा हो गया ना। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 5/7। इसी में से ना कोई रहेगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यदि उदग्र मीनार के छाये की लंबाई उसकी छाया का 1/√3 गुना है, यहां पर क्या बोल रहा है ये पहले बताइए। एक मीनार है, तो जो मीनार है, तो पहले हम एक मीनार बना लेते हैं, लीजिए, ठीक है। अब गौर करिएगा, तो कह रहा है उदग्र मीनार के छाये की लंबाई, साये की लंबाई ऊंचाई का 1/√3 गुना है। ऊंचाई को कुछ मान लीजिए √3 मान लीजिए ऊंचाई को, तो इसका 1/√3 करेंगे तो 1 होगा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 के सामने 30 होता है, √3 के सामने 60 होता है और 90 सामने 2 होता है। क्या ये रेशियो याद है? तो पूछ रहा उन्नयन कोण क्या होगा, 60 डिग्री। आगे बढ़िए। हाँ, क्या बोल रहा है, पढ़िए। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि 15 मीटर ऊंचा एक ब्रिज है, हवा चलने से टूट जाता है। देखिए ब्रिज इतना ही ऊंचा नहीं है, ब्रिज और होगा ऊंचा। मान लीजिए कि यहाँ तक इसकी हाइट होगा, इसको क्या करते हैं और छोटा करते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं ब्रिज। तो ब्रिज है और ऊपर तक रहा होगा, कहाँ तक रहा होगा बोलिए। ये रहा होगा ब्रिज यहाँ तक, ठीक। ये हुआ क्या कि आंधी आया तो ये टूट गया, तो यही वाला पार्ट टूट के नहीं गिरा है, तो ये दोनों सदैव बराबर होता है, याद रखना है। पेड़ की जो ऊंचाई है वो ये 15 है और ज़मीन के साथ ये बनाने लगा है कै डिग्री का, 30 डिग्री का। तो तल से उस बिंदु की ऊंचाई कितनी है जहाँ से पेड़ टूटा था। ये वाला हाइट आप मान लीजिए h, और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि पूरा हाइट कितना है 15, तो ये 15 माइनस h होगा, तो ये भी तो 15 माइनस h हो जाएगा ना। और आपको पता है 30 के सामने अगर आप मान लेते हैं k, तो ये 60 है और ये 90 है, तो ये 2k हो जाएगा।
या आप इतना नहीं करिए, आप और भूला जाइएगा। आप करिए क्या, थीटा के सामने पी बाई एच लगा लीजिए साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री पी बाई एच, एच बटे 15 माइनस एच, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो क्या इसे सोल्व करके एच निकाल लीजिएगा, तो सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 2h बराबर 15 माइनस एच, यानी h बराबर कितना आ जाएगा 5। सी ऑप्शन। अगले लाइन को पढ़िए, 129। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 100% की वृद्धि कर दिया जाए, और नहीं एक क्वेश्चन चेंज होगा शायद ये वाला। तो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि और उसके व्यास में, अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, तो त्रिज्या में 50% की कमी कर दें तो शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। एक बात बताइए, शंकु का आयतन होता क्या है, ये पहले बताइए। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। 1/3 कट जाएगा, तो 1/3 पाई तो वैसे भी कट जाएगा। तो जब आप रेशियो करिएगा तो R1 का स्क्वायर इंटू H1, आई R2 का स्क्वायर इंटू H2। नेक्स्ट टाइम से आपको ये नहीं लिखना है, मुझे समझाना था इसलिए मैंने लिखा। अब सुनिए, अब ये बोल क्या रहा है ये पहले बताइए। कह रहा ऊंचाई में 200% की वृद्धि कर दिया जाए। पहले ऊंचाई मान लीजिए 100 रहा होगा, तब 200% बढ़ जाएगा, तो 100 का 200% 200 हो जाएगा, तो 200 बढ़ जाएगा, तो नया ऊंचाई कितना हो जाएगा 300। और क्या कह रहा है, त्रिज्या को 50% की कमी कर दें। त्रिज्या मान लीजिए पहले 100 रहा होगा, लेकिन यह स्क्वायर है तो 2 बार 100 लिखिएगा। तो ये अगर 100 रहा होगा तो आप 50% कम होकर के नया त्रिज्या 50 हो गया होगा। क्या इससे आप रेशियो निकाल लीजिएगा? अब रेशियो जल्दी से निकालिए। तो आप एक काम करिए, 2 जीरो पहले हटा ही दीजिए, फिर 2 जीरो हटा दीजिए। अब 5 पचे 25 चौका 100, तो इधर 4 बच गया, उधर 3 बच गया। सही बात है ना। शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? आयतन कम जाएगा। कितना कम जाएगा? तो 4 से 3 हो गया, यानी 1 कम जाएगा, गुना 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपको ये तरीका से हमने बताया। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, 200% का मतलब 2 होता है, तो पहले आप 1 मानिए, 2 बढ़ के 3 हो गया। 100 लिखना क्या जरूरी है? ये तो एक ही पत्ता निकाला जा रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दिक्कत तब होता है जब 2-3 पत्ता निकाल लेते हैं एक साथ। ताश की गड्डी में से एक पत्ता अचानक निकाल लिया जाता है तो काला आने की क्या प्रायिकता है? आपको पता है कि टोटल पत्ती 52 होता है, और ये 52 पत्ती 2 कलर में डिवाइड होता है, एक रेड और एक ब्लैक। तो रेड वाला 26 पत्ता और ब्लैक वाला भी 26 पत्ता, लेकिन कोई ब्लैक का बारे में बातचीत नहीं कर रहा है कि किस टाइप का ब्लैक चाहिए, सिर्फ ब्लैक की चर्चा कर रहा है। तो ब्लैक कितना हो जाएगा? 26, यानी 1/13। 1/2 ना होगा जी। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। आगे बढ़िए। अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक को x% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को x% की हानि पर, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा x²/100% की हानि होती है। यहाँ कह रहा है संजय 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक घोड़े पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर 10% का लाभ। तो पूरे सौदे में क्या होगा? हमेशा हानि होगा। कितना? x²/100% की। तो 100/100 करेंगे 1, यानी हानि का % आ जाएगा 1%। पढ़िए। करा राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड, रोल और बन, ब्रेड और बन, मीठी रोटी जिसको बोलते हैं, खरीदने के लिए जाता है। बन है और ब्रेड है। बन
ब्रेड, ब्रेड है, ब्रेड है। कहता है ब्रेड रोल और बन खरीदने के लिए गया है, बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन है। बन के प्रत्येक बॉक्स में कितने बन है? 10 बन है। और ब्रेड के रोल के प्रत्येक बॉक्स में 8 ब्रेड है, इसमें 8 वो है। कहता है राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर बराबर संख्या में खरीदना चाहता है। मतलब वो पैकेट बराबर बराबर संख्या में खरीदना चाहता है, ये नहीं कि मतलब आधा अधूरा, बराबर संख्या में खरीदना चाहता है। तो बराबर संख्या में खरीदना चाहते हैं तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए 40। तो 40 को बन खरीद लीजिए और 40 को ब्रेड खरीद लीजिए, क्योंकि एलसीएम पर ही जाके बराबर होता है। तो अगर 40 वो बन आप खरीदना चाहते हैं तो पैकेट कितना होगा? तो एक पैकेट में 10 गो, और आप चाह रहे हैं कि 40 गो हम खरीदें, तो 40 को अगर खरीदना चाह रहे हैं तो कै पैकेट खरीदिएगा? 4 पैकेट खरीद लीजिए। और ये भी 40 को आप खरीदना चाह रहे हैं कि 40 को ब्रेड भी हो जाए, और एक पैकेट में 8 ब्रेड है, तो कै पैकेट लाइएगा घर? 5 पैकेट लाइएगा। तो अगर ब्रेड का पैकेट पूछेगा तो 5, और बन का पैकेट पूछेगा तो 4। तो बन खरीदने के लिए बॉक्स की लघुत्तम संख्या क्या होगी? 4। बहुत अच्छा सवाल, इसको करिए। बोला जा रहा है कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग है और उसके विकर्ण पर खींचा गया वर्ग है। अच्छी बात है, आप करिए क्या, एक वर्ग बनाइए। अगर आप एक वर्ग बनाते हैं, मान लिया जाए कि ये वर्ग है, ठीक, आपने यहाँ पे एक वर्ग बनाया। अब वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बनाना है। तो अगर आपको वर्ग के विकर्ण पर बनाना है तो आप करिए यहाँ से क्या, लीजिए ये रहा वर्ग का विकर्ण। अब इस पर एगो फिर वर्ग बनाइए। हालांकि फिगर बनाना जरूरी नहीं है, समझे। अगर वर्ग के विकर्ण पर आप बनाइएगा, थोड़ा सा पता नहीं क्या है, आप समझ ही सकते हैं, ठीक, समझना तो सिर्फ है। अब आप एक बात बताइए, वर्ग की भुजा अगर आप ए मान लेते हैं तब वर्ग का विकर्ण क्या होगा? √2। ये जो विकर्ण है नया वाला वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगा, होगा या नहीं होगा? तब पूछा यही जा रहा है कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और नयका वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर, काट पीट मचाइएगा तो रेशियो आ जाएगा 1:2। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पढ़ते रहिए और इसका जवाब देते रहिए, पढ़ते पढ़ते इसका आंसर हो जाना चाहिए। पढ़िए। कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? आयतन अभी मैंने बताया क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h। तो पाई तो कांस्टेंट है ना, पाई मुझे लेना नहीं होता है। r²h, r²h। तो आप करिए क्या, 10% का फ्रैक्शन ले लीजिए, 1/10 बढ़ाया गया है ना। तब मान लिया जाए कि एक काम करिए, त्रिज्या लिखिए। क्या बोल रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ा दिया, तो त्रिज्या कई बार भाग ले रहा है? 2 बार। तब मान लीजिए त्रिज्या पहले 10-10 था, अब एक एक बढ़ के त्रिज्या क्या हो गया, 11-11। तो r² तो आपने कर दिया। अब करिए h, तो ऊंचाई भी 10 रहा होगा तो वो भी एक बढ़ करके 11 हो गया होगा। यानी दोनों के अगर रेशियो करिएगा 1000 और इधर आ जाएगा 1331, कितना बढ़ गया? 331। तो 1000 पर 331 बढ़ रहा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 33.1%। यानी कौन सा ऑप्शन? नहीं, 33.1% होगा, लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसको हटा दीजिए या नहीं तो डी दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। अब परसेंट में करेगा तो वही चिन्ह आएगा, कट के रेशियो तो वही आना है।
पढ़िए। 100 और 80 मीटर लंबाई चौड़ाई वाले क्षेत्रफल के एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ता बनाना है तो 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्चा पड़ेगा। तो मार्ग बनाने में कितना टोटल खर्च आएगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल को 150 से गुना कर दीजिए। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा ये पहले बताइए। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल। तो चौड़ा कितना रास्ता है? 2 मीटर। तो 2 और 2 4 बढ़ जाएगा। तो लंबाई 4 बढ़ करके यानी 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है ना, तो ये बन जाएगा 104। लंबाई 104 हो जाएगा और चौड़ाई भी तो 4 बढ़ जाएगा 84। अब माइनस अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल, इसका फिगर नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं। और ये निकाल लीजिए क्षेत्रफल कितना आता है। तो सोल्व करके निकालिए जल्दी से। रुकिए रुकिए, गुना करिएगा तो करते रह जाइएगा। इसको आप लिख सकते हैं 100 + 4 और माइनस 8000, तो हो जाएगा 8400 पूरा पूरी। और 4 × 4 = 16 और 8 × 4 = 32। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 8400 में 8000 जाएगा, 400 और 300 736। 736 स्क्वायर मीटर आया। रास्ता का क्षेत्रफल आ गया और 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है? 150। तो 736 का क्या आप बता सकते हैं? 0, 15 × 6 = 90, बाकी 9, 15 × 3 = 45 और 9 54, बाकी 5 105, 5 कितना होता है? सही है ना? गुना सही से कर रहे हैं ना? एक काम करिए, फिर से गुना करिए। 736 तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए, 0 हटाइए, इससे 5 निकाल लीजिए, इससे 2 निकाल लीजिए। 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16। तो फिर से एक 0 मिल जाएगा। आप 3 बार पढ़ा जाइए। 8 × 3 = 24, बाकी 2 और 36 × 3 = टोटल से 108 और 2 110, वही तो आएगा। इतना पैसा है कागो ऑप्शन में, तो डी होगा। घबराने वाली बात नहीं है। चलिए इसको करिए। दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता इतना है तो उसके आंतरिक त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? धारिता का अनुपात दिया हुआ है, तो धारिता से त्रिज्या लाना। आपको पता है ना कि गोला में जो त्रिज्या होता है वो 3 बार भाग लेता है। तो आयतन से मुझे त्रिज्या के पास आना, डायरेक्ट क्यूब रूट कर दीजिए। तो 64 का क्यूब रूट 4 और 216 का 6। ऐसे पॉइंट लगाइएगा तो पॉइंट वैसे भी तो कटिए न जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2 और 3। डी ऑप्शन। अगले नंबर, पढ़िए इसको। करा राखी और सीता की वर्तमान आयु के बीच का जो अनुपात है वो 5:7 है। कहता है 8 साल बाद राखी 28 साल का होगा। 8 साल बाद 28 साल का होगा। अभी कितना साल का है? अभी राखी कै साल का है? और यहाँ अभी राखी 5 साल का है। निकालना है सीता की आयु, तो 7 से गुना। तो वर्तमान में सीता की आयु निकल गया 28 साल, लेकिन 5 साल पहले सीता की आयु, तो 28 में 5 घटाइएगा तो कैसे साल आ जाएगा? 23 साल। तो 23 साल यानी डी ऑप्शन। करिए। बोल रहा है गेहूं के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी उसकी खपत को कितना % कम कर दे ताकि खर्चा पहले जितना ही हो। एक तो है कि 20% बढ़ा जाता है, 20/120 × 100, डायरेक्ट 16 सही 2/3%। लेकिन कैसे हुआ एक बार सीख लीजिए। प्राइस जो होता है ना, प्राइस 20% बढ़ गया तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। तो जो क्वांटिटी होता है प्राइस का बिल्कुल उल्टा होता है। कब? जब खर्चा बराबर रखना है। खर्चा करके देख लीजिए। मान लीजिए 6 kg आप खाते थे पहले, 5 रुपये kg, तो 6 बजे 30 रुपये खर्चा आता था। अब जो है 6 रुपये kg है, 5 kg खा रहे हैं, अभी खर्चा वही है। खर्चा कांस्टेंट रखना है, तब प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। खत्म हो गया बात।
तो वही कह रहा है खपत को कितना % कम करना पड़ेगा। तो पहले 6 kg खाते थे, अब आपको 5 kg खाना होगा। बताइए कितना कम करना पड़ेगा? 1। तो 6 पर 1 की कमी, तो 100 पर कितना की कमी? 16 सही 2/3 यानी 16.33%। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, पढ़िए। क्या बोला जा रहा है? कराए समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं जी? पहले बताइए। जिसकी दो भुजा आपस में, तो समान भुजा की लंबाई कितना है? यदि कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण समान कोणों के योगफल का दोगुना है। आप एक काम करिए, समान कोण मान लीजिए ये x रहा होगा तो ये x रहा होगा, तो असमान जो कोण है समान कोणों के योगफल का दुगना है 4x। अब आपको पता है चारों तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 4 1 5 1 6, 6x बराबर 180 यानी x बराबर 30। जो पूछेगा वहां रख लीजिए। प्रत्येक समान कोण बताइए, तो 30। प्रत्येक समान कोण बताइए। आप 60 मत कर दीजिए, हाँ डी मारिए, है ना। अगला सवाल पढ़ते रहिए, एकदम हंसते खेलते इसका आंसर करिए जल्दी से। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है a बराबर 0, अब b न है 0 के बराबर और c बराबर 0, तो समीकरण इसमें समांतर रेखा को निरूपित करता है। एक काम करिए, a को 0 करिएगा तो x गायब हो जाएगा, c भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा b y बराबर 0, यानी y बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। अब y बराबर 0 कौन एक्सिस होता है? कल ही तो पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब अगले सवाल की तरफ बढ़िए। इसको करिए। बोल रहा है इतना बराबर इतना। देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा तो x बराबर 1 पर ये पुट हो जाता है, मैंने सेटिस्फाइड कर जाता है। x² + 1y² इधर इस तरह से रहे। जब x बराबर π/2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, तो x के जगह 1 रखिएगा, तो 2 बराबर 2 आ गया, यानी पक्का x बराबर पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब टाइम मेरे पास है नहीं, मजबूरी है कि अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन हालांकि बढ़िया है। इसको देखिए, एक वृत्त है, ठीक ना, एक वृत्त है और क्या क्या बोल रहा है? ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रम से पी एंड क्यू है। दो जीवा ले लीजिए, मान लीजिए ये बी है, ठीक, और एक जीवा ले लीजिए ए सी। तो ए बी और ए सी के मध्य बिंदु कौन कौन है? पी और क्यू है। इसका मध्य बिंदु कौन है बताइए? इसका मध्य बिंदु क्यू है, इसका मध्य बिंदु क्यू है। अब बोला ये जा रहा है और ओ इसका केंद्र है, तो ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और ओ एस को बढ़ाया गया है। नहीं, ओ पी और ओ क्यू रेखाओं को क्रमशः आर और एस तक बढ़ाया गया है। ओ पी को आर तक बढ़ाया गया है और ओ क्यू को एस तक बढ़ाया गया है। आई समद्विभाजित कर रहा है, तो आपको पता है ये 90 होगा, ये 90 होगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अब आगे पूछ रहा है वृत्त को छू सके, उनमें बड़ी चाप आर और एस, आर और एस, देखिए छोटी चाप है तो बड़ी चाप इधर होगा, तो आर और एस के बीच एगो बिंदु है टी। तब बताइए बी ए सी अगर 32 है, बी ए सी कै डिग्री के बराबर है? अगर 32 के बराबर है तो आर टी एस पूछ रहा है क्या होगा? आर कहाँ है? अच्छा, आर टी एस, ये वाला एंगल पूछ रहा है। हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। 90 90 180, तो ये भी 180 होगा, जिसमें 32 होगा तो ये कितना होगा? 148। अब यहाँ तक पहुँच गए तब आंसर आ गया, और क्या। अब इस चाप को गौर से पकड़िए,
इस चाप के द्वारा केंद्र पर 148 बन रहा था, यही चाप के द्वारा परिधि पर इसका आधा बनेगा, तो 148 का आधा कितना डिग्री होता है? 74 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं। हालांकि ये सब आसान क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन रह जाएगा, इसको कर लीजिएगा। इसको तो कॉस बटा साइन करिएगा तो हो जाएगा। तो 3/4 यानी कॉस की जगह 3, साइन की जगह 4 रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आसाने है, बन जाए वाला है। अब ये एगो बता देते हैं, ये वाला इसमें दिक्कत हो जाएगा आपको। ये वाला 2-4 क्वेश्चन रह जाएगा आज, थोड़ा पहले स्टार्ट करें ना, बहुत अच्छा रहे। करा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं ये वाला बता देते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक दो समान जो भुजा है उसकी लंबाई 10-10 है और बीच में एंगल 45 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कभी भी दो साइड दे दे और बीच का एंगल दे दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 गुने अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट, चाहे 10 रहे चाहे 20 रहे, और गुना साइन थीटा। सॉरी, ये 50 हो जाएगा, आइए 1/√2, तो ये 25√2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? जो भी रहेगा 25√2 आ जाएगा। बात समझे? तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा रहा है नहीं, हालांकि ये भी है तो आसाने है, छोटा छोटा है, रह गया थोड़ा बहुत। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं कि वीडियो आप लोग देखते हैं अच्छा से और व्यूज़ थोड़ा आ रहा है, तो अंदर से थोड़ा खुशी मिला है। आप जो है इस खुशी को बरकरार रख सकते हैं, वो कैसे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ भी बातचीत करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई ना दूँ लेकिन कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मजाक किया, रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, रुकिए, हो गया, रुकिए ना।